आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और आज बहुत ही बड़े स्तर पर उसका प्रयोग किया जाता है और उसका नाम है सूचकांक या निर्देशांक। तो इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि सूचकांक या निर्देशांक किसे कहते हैं। सूचकांक का पर्यायवाची है निर्देशांक और निर्देशांक का पर्यायवाची है सूचकांक। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स नंबर। क्या कहते हैं? इंडेक्स नंबर। तो बात करते हैं कि सूचकांक का सबसे पहले दुनिया में निर्माण किसने किया था, किसने बनाया था। तो सूचकांक निर्माण का जो सबसे पहला श्रेय जाता है कि जिसने सूचकांक का निर्माण किया था उस सांख्यिकी वेता का नाम था कार्ली। क्या नाम था उसका? कार्ली। उसने 1764 में, यहां पर डेट भी लिखी हुई है कि 1764 में सूचकांक का निर्माण किया था और तब से लेकर वर्तमान में, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, कि सूचकांक का प्रयोग आर्थिक जगत में बहुत बड़े स्तर पर लगातार किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि सूचकांक या निर्देशांक किसे कहते हैं। तो इसको सरल भाषा में समझने से पहले यहां पर हम दो सांख्यिकी वेताओं की परिभाषाओं को जानेंगे और उसके बाद उसको सरल भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले जो परिभाषा यहां पर लिखी है वो है स्पाइगेल। स्पाइगेल क्या कहता है सूचकांक के बारे में? उसने क्या लिखा है परिभाषा कि सूचकांक एक ऐसा सांख्यिकी माप है जो समय, स्थान या अन्य विशेषता के आधार पर चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। ये जो डेफिनेशन है ये है स्पाइगेल की। इस प्रकार से यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, पहले इसको समझिए कि सूचकांक ये बोला सांख्यिकीय माप है, अर्थात एक सांख्यिकीय यंत्र है जिसको माप कहा जा रहा है कि जिसके द्वारा क्या मापा जाता है। तो इसके द्वारा क्या मापा जाता है ये बता रहा है कि समय, स्थान या अन्य विशेषता के आधार पर। अधिकतर जो मापी की जाती है वो समय के आधार पर की जाती है। समय के आधार पर अर्थात वर्ष के आधार पर की जाती है। 2011, 2012, 2013 या 1990 इस प्रकार के वर्ष की अवधि को लेते हैं जिसमें क्या मापने का प्रयास किया जाता है? चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को, कि चर मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे गेहूं का उत्पादन प्रत्येक वर्ष पूरे देश में एक जैसा नहीं होता है, कभी ज्यादा होता है तो कभी कम होता है। ऐसे ही चावल का भी होता है। ठीक है, ऐसा ही लोहा इस्पात उद्योग का भी होता है, ऐसा ही चीनी उद्योग का भी होता है। ठीक है, मतलब हर सेक्टर में यदि देखें तो उत्पादन पर ईयर एक जैसा नहीं होता है, अर्थात स्थिर नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो ये तो उत्पादन की बात की मैंने। इसके अलावा मूल्य भी चेंज होते रहते हैं। वस्तुओं का मूल्य हम देखें तो यदि 15 में मूल्य कुछ और था तो 16 में कुछ और हो जाता है, 17 में कुछ और हो जाता है, 18 में कुछ और हो जाता है, अर्थात मूल्य भी चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्र भी चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील रहती है। तो इस प्रकार से चरों में, क्योंकि चर वे राशियां कहलाती हैं कि जिनमें परिवर्तन होता रहता है, जैसे मैंने उत्पादन के बारे में बोला, मूल्य के बारे में बोला, तो इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो कितना परिवर्तन इनमें हुआ, कितना चेंज इनमें हुआ, इनको निकाला जाता है सूचकांक के माध्यम से। इनकी माप किसके द्वारा की जाती है? सूचकांक के द्वारा की जाती है। ओके, तो ये परिभाषा तो हो गई स्पाइगेल की। दूसरी बहुत ही शॉर्ट परिभाषा है ब्लेयर की। ब्लेयर क्या कहता है? सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं। सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं। ठीक है, अर्थात एक विशेष प्रकार का औसत होता है। क्योंकि जब हम वर्षों में अर्थात विभिन्न वर्षों की तुलना करते हैं किसी वस्तु के उत्पादन को लेकर या मूल्यों की तुलना करते हैं तो फिर उसका औसत निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है। ठीक है, और उस औसत को कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं उसको? मीन के नाम से उसको जाना जाता है। तो सूचकांक के द्वारा जब भी
कोई रिजल्ट निकाला जाता है तो माध्य के रूप में ही आता है। इसलिए ब्लेयर ने क्या कहा कि सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं, अर्थात एक प्रकार का औसत होता है जो क्या बतलाता है कि मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी देने का काम करता है। ये तो दो हमारे पास सांख्यिकी वेता आ गए जिनकी ये परिभाषा आ गई। परिभाषाओं को आप जरूर याद कीजिए। अब बात करते हैं सरल शब्दों में, सरल शब्दों में कि सूचकांक या निर्देशांक होता क्या है। तो सूचकांक क्या होता है या निर्देशांक क्या होता है? तो सूचकांक या जो निर्देशांक होता है ये व्यक्ति द्वारा निर्मित है। ठीक है, कोई भगवान ने नहीं बनाया इसको, ईश्वर ने नहीं बनाया इसको। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि इसकी स्टार्टिंग 1764 के अंदर इटली का एक सांख्यिकी वेता हुआ था कार्ली, उसने किया था। ठीक है, तो जो यह सूचकांक या निर्देशांक होता है यह चर मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापने का काम करता है, वह भी प्रतिशत में मापता है, चर मूल्यों में कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। मान लें कि यदि 2015 की हम तुलना 2022 से करें कि 2015 में इस चौक का मूल्य कितना था और 2022 में कितना है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होगा, यदि चौक का मूल्य 2015 में 1 रुपया था और 22 में 5 रुपया हो गया, तो इस प्रकार के परिवर्तनों की जो माप करने का जो तरीका है वह सूचकांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो सूचकांक क्या करता है कि मूल्यों में होने वाले, उत्पादन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों को मापने का काम करता है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि मूल्य बढ़े हैं या घटे हैं, उत्पादन बढ़ा है या घटा है। इस प्रकार की तुलना की जाती है जिसके आधार पर चर मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है, वो भी परसेंटेज में आता है, जिसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूं। ओके, तो यह होता है सूचकांक। ठीक है, क्या होता है सूचकांक या इसको कहते हैं निर्देशांक। अब बात करते हैं कि सूचकांकों की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि हमने ये दो परिभाषाएं दो सांख्यिकी वेताओं की ले ली हैं। ठीक है, अब विशेषताएं लेते हैं, क्योंकि विशेषताओं को जोड़ दिया जाए तो वो परिभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? परिभाषा बन जाती है। विशेषता तो बड़ा आकार हो गया, ठीक है, और जो परिभाषा होती है वह सार होता है, ठीक है, समरी होती है। तो विशेषताओं पे नजर डालते हैं कि सूचकांक या निर्देशांक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं प्रमुख रूप से। पहला है संख्या में व्यक्त, अर्थात सूचकांक किसमें व्यक्त किए जाते हैं? संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। चर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को संख्या में व्यक्त किया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता है कि गोरा है, काला है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सूचकांक में जो भी उत्तर आएगा वो किस में आएगा? संख्या में आएगा। माना कि उत्तर आ गया 10, तो ये किस में आया? संख्या में। किस में आया? संख्या में। तो सूचकांक के द्वारा जो भी गणना की जाती है उसका उत्तर किस में आता है? संख्या में आता है। जैसे मैंने पहले बताया, शब्दों में नहीं आता है कि इसका गुण क्या है, इसका धर्म क्या है, इसका रंग क्या है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो उसको याद रखना है कि सूचकांक जिस भी चीज को मापता है वह संख्या में ही उसका उत्तर देता है। कि जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा, यदि उत्तर आ गया 10 तो ये क्या हो गया? संख्या में। 20 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.7 भी हो सकता है, संख्या कुछ भी हो सकती है। ओके, दूसरी विशेषता पर नजर डाले, देखिए, परिवर्तनों की सापेक्षिक या तुलनात्मक माप है। सापेक्षिक का दूसरा पर्यायवाची शब्द है तुलनात्मक। तो जो सूचकांक है यह एक प्रकार की क्या होती है? तुलनात्मक माप होती है। तुलना की जाती है, ठीक है। इसमें एक होता है आधार वर्ष, ठीक है जी, और एक होता है चालू वर्ष। तो वर्तमान में जैसे भारत में जो सूचकांक निर्माण के लिए
जो आधार वर्ष अभी चल रहा है वो चल रहा है 2011-12। कौन सा चल रहा है? 2011-12। ठीक है, तो 2011-12 में किसी वस्तु का जो मूल्य था, ठीक है, और यदि 2022 में के लिए सूचकांक का निर्माण करना है तो चालू वर्ष हो गया हमारा 2022, और सरकार ने जो निर्धारित कर रखा है 2011-12 वो हो गया आधार वर्ष। तो 2011-12 से तुलना करनी पड़ेगी 2022 के परिवर्तनों की। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी सूचकांक का निर्माण किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि चेंज कितना हुआ, कितना परिवर्तन हुआ है, ये तुलनात्मक माप प्रस्तुत करता है कि 11 की तुलना में 22 में मूल्यों में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ठीक है, कि मूल्यों में वृद्धि हुई है, कमी हुई है, क्योंकि जो आधार वर्ष होता है उसको 100 मान के चलते हैं। कितना मानकर चलते हैं? 100। ठीक है, और आगे की ओर जो भी बदलाव होगा, ठीक है, उसको 100 से माइनस कर दिया जाता है। हमने 100 मान के चल रहे हैं, और यदि मूल्यों में वृद्धि हो गई टोटल जोड़ के 120, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि 120% क्या हो गया, मूल्यों में वृद्धि हो गई। ऐसा नहीं, 120 में से 100 घटा दिया जाएगा तो मूल्यों में वृद्धि होती है तो 20% यह निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तनों की तुलना की जाती है चालू वर्ष की आधार वर्ष से। तो इस प्रकार से सांख्यिकीय जो मापें होती हैं वो सारी की सारी तुलनात्मक होती, तुलना की जाती है। ठीक है, पिछले वर्ष से जिसे सरकार डिक्लेयर करती है। अब क्योंकि 2011-12 का साल बहुत पुराना हो चुका है तो सरकार विचार कर रही है कि आधार वर्ष हम 2017-18 को मानने वाले हैं। अभी पक्का नहीं हुआ, लेकिन आ जाएगा सरकार का डिसीजन कुछ समय बाद कि जब 2017-18 के मूल्यों से तुलना होगी। ठीक है, 2017-18 के उत्पादन से तुलना होगी आगे के वर्षों की, तो यहां तुलना की जाती है। ओके, एक क्लास का उदाहरण लेते हैं हम कि कैसे तुलना की जाती है। माना कि 12वीं क्लास में 2015 में स्टूडेंटों की संख्या थी 100। ओके, और 2021 में स्टूडेंटों की संख्या बढ़कर 150 हो गई। तो इस प्रकार से देखिए कि 2015 में स्टूडेंट थे 100, ठीक है, और 2021 में कितनी हो गई, 150। तो हम तुलना कर रहे हैं कि 2021 में जो स्टूडेंट हैं वह बढ़े या घटे। तो 2015 में कितने थे, 100, और 2021 में क्या हो गए, 150 हो गए। तो कितना परिवर्तन हुआ, कितनी वृद्धि हुई, 50 स्टूडेंटों की वृद्धि हुई। ओके, तो इस प्रकार से यहां पर परिवर्तनों की तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना की जाती है, सीधे यह नहीं कहा जाता है कि 2015 में कक्षा 12 में 100 स्टूडेंट थे तो ये सूचकांक नहीं कहलाएगा, और नहीं यह कोई सांख्यिकीय तथ्य है, क्योंकि कोई भी सांख्यिकीय तथ्य तब होता है जबकि वह तुलना करने योग्य हो। ओके, तो तुलना करने से पता चल रहा है कि 2015 में 12 में 100 स्टूडेंट थे और 2021 में 150 विद्यार्थी बढ़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तुलना इस प्रकार से हम सूचकांक के अंदर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशतों का माध्य होता है कि जो निर्देशांक होता है उसका जो आंसर आता है या निकाला जाता है वो परसेंटेज में निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी निकलता कैसे है आगे आने वाले समय में जब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है, तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा जहां पर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो प्रतिशतों का माध्य होता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मूल्य अनुपात निकालना पड़ता है। जब हम सूचकांक का निर्माण करते हैं तो मूल्य अनुपात निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका जोड़ होगा, फिर उसके बाद उसका माध्य निकाला जाएगा। इसलिए कहा गया है प्रतिशतों का माध्य होता है कौन, सूचकांक। और सूचकांक जैसे पहले हमने बताया कि वो संख्या में व्यक्त किया जाता है। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, हमेशा संख्या में आएगा। ठीक है जी, तो प्रतिशतों का माध्य होता है, याद रखना है। अगला है तुलना का आधार वर्ष होता है, अर्थात सूचकांक को बिना आधार वर्ष के नहीं बनाया जा सकता है। याद रखना है कि सूचकांक को बनाने के लिए आधार वर्ष का होना बहुत जरूरी है। और आधार वर्ष कौन होता है कि जिस वर्ष से वर्तमान वर्ष की तुलना की जाती है। तो यहां पर दो प्रकार के वर्ष आते हैं, एक होता है
आधार वर्ष और एक होता है चालू वर्ष। तो चालू वर्ष की तुलना हम करते हैं आधार वर्ष से, ठीक है, बेस ईयर। तो जैसे हमने पहले बताया था कि भारत सरकार का जो आधार वर्ष है अभी जीडीपी की गणना करने के लिए, हर सेक्टर में वृद्धि को जानने के लिए वो 2011-12 है आधार वर्ष। तो इस प्रकार से एक होता है आधार वर्ष, आधार वर्ष होता है पुराना और चालू वर्ष होता है नया। तो इस प्रकार से नए वर्ष की पुराने वर्ष से तुलना की जाती है, लेकिन वर्ष की तुलना नहीं करते हैं, बल्कि उसमें उत्पादन या मूल्यों की या और भी चीजों की तुलना की जाती है। ओके, तो बिना आधार वर्ष के सूचकांक नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक आधार वर्ष होता है और एक चालू वर्ष होता है, मतलब 2 वर्षों का होना जरूरी है। ओके, तो आधार वर्ष कौन तय करता है? सरकार करती है, हम नहीं करते हैं। सरकार के द्वारा ये चीजें डिक्लेयर की जाती है। ओके, अगला आता हमारे पास व्यापकता। व्यापकता का अर्थ है कि सूचकांक वर्तमान समय में हर आर्थिक गतिविधि में कितना परिवर्तन हुआ है आधार वर्ष से तुलना करके, बढ़ रही है, घट रही है हर सेक्टर में। तो इसका हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जो सूचकांक की विशेषता वो व्यापकता भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल उत्पादन को जानने के लिए कि 2011 में कितना उत्पादन हुआ था गेहूं का, फिर 12 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, 14 में कितना हुआ, 15 में कितना हुआ, इस प्रकार से इसी को जानने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, या जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें उत्पादन कितना हुआ, विदेशी व्यापार में कितनी प्रगति हुई, अर्थात सारे क्षेत्र के जो डेटा आते हैं, ठीक है, तो ये ब्रॉड स्तर पर इसका इस्तेमाल होता है। ये तो मैं 2-4 उदाहरण आपको बतला रहा हूं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ लिखते हैं उत्पादकता की, प्रोडक्टिविटी कि कितना कितना उत्पादन हो रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। कार्यक्षमता को भी इसके द्वारा परखा जाता है व्यक्तियों की। और इसी के साथ देखिए आर्थिक क्रियाएं, तमाम प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, जितनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं जिसके द्वारा पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, उनमें कितना परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों का व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, इस सारी की सारी जो चीजें होती हैं इस सूचकांक के द्वारा तैयार की जाती हैं, मापी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई किसकी? सूचकांक या निर्देशांक की। अब आगे बात करते हैं कि जो सूचकांक है या निर्देशांक है, ये तो विशेषताएं आ गई। अब अगला जो टॉपिक इसी को आगे बढ़ाता है हमारे सीक्वेंस में, क्रम में, तो अब आएगा महत्व, इंपॉर्टेंस, कि सूचकांक का क्या महत्व है, सूचकांक क्यों बनाया जाता है, इसका निर्माण क्यों किया जाता है। ठीक है, तो नजर डालते हैं। पहला यहां पे लिखा हुआ है मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनों का माप। मुद्रा का मूल्य, अर्थात मुद्रा का मूल्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इट मीन्स क्या हो गया कि जो वस्तु पहले 10 रुपए में मिल रही थी, ठीक है, और आज की डेट में यदि वो 30 रुपए की हो जाती है तो वस्तु तो वही रहती है, लेकिन इधर क्या हो जाता है कि हमें 10 रुपए की जगह 30 रुपए देने पड़ते हैं, अर्थात 20 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। इट मीन्स होता है कि मुद्रा का मूल्य चेंज हो चुका है। ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति घट चुकी है कि 10 रुपए की वस्तु अब 30 में चली गई। ठीक है, और वस्तु वही है, वजन भी वही है, भार भी वही है, रंग रूप जो है वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसकी माप सूचकांक के द्वारा की जाती है। इट मीन्स ये होता है कि क्रय शक्ति, जब भी क्या होता है कोई वस्तु महंगी होती है, महंगी हो जाती है वही वस्तु, जैसे हमने 10 रुपए की वस्तु की बात की और वो 30 रुपीज की हो जाती है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि मुद्रा की क्रय शक्ति घट चुकी है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो घट चुकी है। तो इसको किसके द्वारा जाना जाएगा, इसकी गणना किसके द्वारा की जाएगी? यह सूचकांक के द्वारा की जाएगी। आपने इन टॉपिकों को याद करना है। दूसरा है सामान्य मूल्य स्तर का मापन, कि सामान्य मूल्य स्तर का अर्थ होता है औसत मूल्य, कि पूरे देश में महंगाई जब मापी जाती है कि थोक मूल्य सूचकांक कितना है, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, तो मूल्य देश के अंदर तो क्या उसका नाम, बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग प्रदेशों में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्राइस पे बिक रही हैं, तो इनका मूल्य निकालना तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, एक आलू क्या उसका नाम आपका श्रीनगर गढ़वाल में अलग प्राइस का है, देहरादून में अलग है, मेरठ में अलग है, दिल्ली में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से कपड़े का भी है, इसी प्रकार टीबी का है, मतलब हर चीज का मूल्य पूरे देश के अंदर अलग अलग है। लेकिन हमें चाहिए औसत, हमें चाहिए औसत कि मूल्य स्तर कितना चल रहा है देश के अंदर, महंगाई कितनी है। ओके, तो उस महंगाई
का अनुमान जो लगाया जाता है उस सूचकांक के द्वारा लगाया जाता है। इसलिए सामान्य मूल्य स्तर का जो मापन किया जाएगा वह किसके द्वारा किया जाएगा, वह सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ओके जी। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय में परिवर्तनों की माप। राष्ट्रीय आय पूरे देश की आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। तो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है घट रही है, इसका माप निकालना है घटने और बढ़ने का, तो इसके लिए हमें सूचकांक बनाना पड़ता है, इसलिए इसका महत्व है। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो इट मीन्स क्या होता है, देश विकास कर रहा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, तो इससे व्यक्ति का जीवन स्तर क्या होगा, सुधरेगा। जब पैसा आएगा तो क्या करेगा, खाने पीने की चीजें तो खाएगा ही, और अच्छी खाएगा और अच्छे कपड़े पहनेगा, अपने बच्चों को और अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। ठीक है, बीमार होता है तो अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर होता है। यदि राष्ट्रीय आय घटती है तो इट मीन्स हुआ कि लोगों के पास पैसा घट रहा है, उनकी परचेजिंग पावर घट रही है, तो घटेगी तो फिर जीवन जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, गरीब आदमी का जीवन जीना बड़ा टफ होता है और एक अमीर आदमी का जीवन जीने का तरीका कुछ और ही होता है, क्योंकि उसके पास पैसा है ना। देखिए अगला है उत्पादन में परिवर्तन की माप, कि देश में कितना उत्पादन हो रहा है। उत्पादन हो रहा है, हर चीज का हो रहा है, किस चीज का हो रहा है, एक उदाहरण बताइए जरा। अभी तो क्लास में जब पूछते हैं कि एक उदाहरण बता दीजिए, उत्पादन किस किस चीज का होता है, तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, अरे किस चीज का उत्पादन हो रहा है, अरे भाई तेरे कपड़े पहन रखे हैं, इसी का बता के कपड़ा। ठीक है, कि कपड़ा उद्योग में कितना उत्पादन हो रहा होगा, अर्थात बच्चा एक इंडस्ट्रीज का नाम बताने में बड़ा असमर्थ हो जाता है उत्पादन सुनने से ही। अरे गेहूं का भी तो उत्पादन हो रहा है, चावल का हो रहा है, खाद्यान्नों का हो रहा है, ठीक है, मांस का हो रहा है, हर चीज का, ठीक है, उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन में परिवर्तन अर्थात उत्पादन घट रहा है बढ़ रहा है, इसका पता किससे चलेगा, इसका जो पता चलेगा इसके लिए सूचकांक बनाना पड़ता है। सूचकांक के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है कि उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके, अगला है विदेशी व्यापार में प्रगति का मापन। अब देखिए विदेशी व्यापार की बात अब आ गई। अब विदेशी व्यापार क्या होता है कि जब दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सेवाएं खरीदी और बेची जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा क्या होता है कि आदमी क्या करता है, यदि हमारे पास हमारे देश के अंदर जो वस्तुएं ज्यादा पैदा हो रही है हम विदेशों में बेचेंगे, तो विदेशों का पैसा हमारे पास आएगा, यही तो होगा। और यदि हम विदेशों से माल खरीदते हैं तो हमारा पैसा वहां जाएगा। तो इस प्रकार से व्यापार में लेन देन चलता रहता है। अब हमारे देश से ज्यादा वस्तुएं यदि विदेशों को बिक रही हैं तो इट मीन्स क्या होगा कि हमारे देश के पास विदेशों का ज्यादा पैसा आएगा, तो इसे कहेंगे व्यापार में वृद्धि। यदि हम इंडिया की बात करें तो टोटल जो व्यापार होता है इंडिया का, एक तो वस्तुओं का होता है और दूसरा सेवाओं का भी होता है। तो हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का यदि टोटल प्राइस निकाला जाए तो ज्यादा विदेशों से खरीदते हैं, ठीक है, और बेचते कम हैं। माना कि हम विदेशों से 100 रुपए का वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर लेते हैं, लेकिन बेचने का काम करते हैं 50 रुपए का। तो इस प्रकार से 50 रुपए का जो घाटा हो रहा है, ठीक है, उसे कहेंगे भुगतान संतुलन का प्रतिकूल। तो भारत का जो भुगतान संतुलन है हमेशा प्रतिकूल चलता है। ठीक है, तो कितना प्रतिकूल चल रहा है उसका भी पता किससे चलाया जाएगा, सूचकांक के द्वारा। ठीक है, कभी ज्यादा होगा तो कभी कम होगा। तो विदेशी व्यापार बढ़ रहा है घट रहा है, इसका अनुमान जो लगाया जाता है वो सूचकांक के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक प्रगति का ज्ञान। देश में आर्थिक प्रगति अर्थात किस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, हमारा उद्योगों के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हो रही है, इसका अनुमान किससे लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा आपका सूचकांक से, जो इधर लिखा हुआ टॉपिक। ओके, व्यापारी के लिए महत्व। अब यहाँ देखिए जो व्यापारी है, व्यापारी कौन है भाई, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो व्यापारी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं वो व्यापारी हैं। तो जब भी वो पैसा लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो बाजार की हालत को देखते हैं कि बाजार तेज चल रहा है कि मंदा चल रहा है। तो तेज और मंदा कौन बतलाता है, इसकी गणना कौन करता है, सूचकांक करता है। ठीक है, यदि बाजार तेज चल रहा है, वस्तुओं की डिमांड ज्यादा है, तो जो व्यापारी है पैसा लगाने वाला है तो वो ज्यादा निवेश करेगा, पैसा लगाएगा। और जो उसे पता चल रहा है कि भाई घाटा चल रहा है, माल नहीं बिकेगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो निवेश कम करेगा। ओके, तो इसलिए व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यापारी ने देखा कि बाजार बड़ा तेज है,
तो ठीक है, ज़्यादा पैसा लगाएगा, पैसा ज़्यादा कमाएगा, और यदि डाउन चल रहा है तो कम ही लगाएगा, उसे पता है घाटा होने वाला है। ओके, तो व्यापारी के लिए भी महत्व हो गया। अब सरकार की बात करते हैं भाई। अब सबसे बड़ी बात आती है सरकार के ऊपर। सरकार तो पूरे देश की होती है और उसी के अंडर में सारा देश चलता है। तो सरकार जैसे देश का वित्त मंत्री है, तो देखता है कि यदि व्यापार हर क्षेत्र में देश आगे की ओर बढ़ रहा है तो टैक्सों में थोड़ा वृद्धि की जा सकती है, टैक्सों को सरकार बढ़ा सकती है, क्योंकि इनकम कहाँ से आने वाली है सरकार के पास, वो टैक्स के द्वारा आने वाली है। और यदि देखता है कि उत्पादन देश में कम चल रहा है तो इस प्रकार से वो टैक्सों में कमी कर देगा। देखेगा लोग ज्यादा बेरोजगार है, टैक्स काहे को लगाना भाई। लेकिन जब ज्यादा पैसा आता रहता है लोगों के पास तो सरकार क्या कर सकती है कि करों में वृद्धि कर सकते हैं। उसे पता है कि कर हम आसानी से वसूल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जीएसटी वाला हमारे देश में चलता अप्रत्यक्ष कर, उसको वह थोड़ा बढ़ा सकती है। और इसी के साथ जो डायरेक्ट टैक्स होता है, आय कर, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, उसको भी बढ़ा सकती है। लेकिन कब बढ़ाएगी, जब उसको पता हो कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत चल रही है, तभी जाके वो टैक्सों में वृद्धि कर सकती है। और उसे पता चल जाए कि भाई देश में मंदी का समय चल रहा है, तब वृद्धि नहीं करेगी। यदि वृद्धि करेगी तो विरोध होगा। और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि प्रति 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, तो सरकार अगली बार नहीं आने वाली है, इसलिए वह टैक्सों में वृद्धि नहीं करेगी। ओके, तो इस प्रकार से हर सेक्टर के लिए, चाहे ठीक है, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों के लिए महत्व है किसका, सूचकांक का। किसका महत्व है, सूचकांक का। ओके, तो सूचकांक जो होता है उसको क्या कहते हैं वर्तमान समय में, या कितना महत्व है सूचकांकों का, जिसके कारण सूचकांक को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर, इसका मतलब होता है आर्थिक वायु दाब मापी यंत्र। बैरोमीटर अलग चीज होता है। तो बैरोमीटर एक उपकरण है कि जिसके द्वारा वायु दाब मापा जाता है। वायु दाब, कि वायु दाब कम है या ज्यादा है, तो इससे मौसम की घटनाओं का पता चलता है। ठीक है, तो ऐसा ही जो हमारा निर्देशांक या सूचकांक है, यह भी उसी वायु दाब मापी यंत्र के समान है, जिससे क्या पता चलता है कि देश में आर्थिक प्रगति ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हम सूचकांकों की बात करते हैं तो सूचकांक की डेफिनेशन लिखेंगे, आप सीधे उतार दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप विशेषताएं लिखेंगे, सारी चीजें। ओके जी, विशेषताएं जहां तक पूछा जा रहा है उतना ही लिखेंगे, लेकिन आपको हम टोटल पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आता है सूचकांक का महत्व, तो लिखेंगे जैसे हमने कहा इकोनॉमिक बैरोमीटर, कि सूचकांक वर्तमान में इनका इतना ज्यादा महत्व है जिस कारण से इसको या इसकी तुलना वायु दाब मापी यंत्र से की जाती है। इसको जो वर्तमान सांख्यिकी वेता है, इसको आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं, क्योंकि बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब की गणना की जाती है। तो जितनी भी देश के अंदर आर्थिक घटनाएं होती हैं, जो प्रगति होती है, उनका मापन जो किया जाता है उस सूचकांक के द्वारा किया जाता है। इसलिए वर्तमान समय में सूचकांकों का बहुत ज्यादा महत्व है। अब महत्व क्या है उसके बाद ये लिखना शुरू करेंगे आप, यहां से लेकर यहां तक। तो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस से क्या होगा, सिस्टमेटिक क्रम से हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।